जय हिंद। लर्निंग विद गुलपारी आज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के पार्ट 3 जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत हम पहले भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित 2 वीडियो पूर्व में अपलोड कर चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। अब ये पार्ट 3 है जिसमें बचे हुए आंदोलनों को हम कवर करेंगे। जैसे कि इसमें है, पहले नंबर पे है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये सन 1875 में इसकी स्थापना जो है न्यूयॉर्क में हुई थी और मैडम ब्लावत्स्की एवं कर्नल ऑलकट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इस सोसाइटी की स्थापना जो है जो प्राचीन धर्म थे उनका तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने के लिए की गई थी। तो ये मैंने लिखा नहीं है, मैंने यहाँ पे केवल मेन पॉइंट्स ये लिखे हैं जो कि हमारी परीक्षा में जहाँ से प्रश्न बनते हैं। बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ, अगर बाई चांस प्रश्न आता है तो आप इसे सुन के सही से टिक कर पाएँ। तो इसकी स्थापना क्यों की गई? तो प्राचीन धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करने के उद्देश्य से की गई थी और इस सोसाइटी ने हिंदू धर्म को पूरे संसार का आध्यात्मिक धर्म माना था। उन्होंने कहा था कि आत्मा, ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है वो आत्मा के पुनर्जन्म सिद्धांत पे भी विश्वास करती है। ये बात भी आपको याद रखें कि आत्मा के पुनर्जन्म सिद्धांत के बारे में किसने समर्थन किया था? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ने ही किया था। 1882 में जो है इसका हेडक्वार्टर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खोला गया था। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो है इसका अड्यार जो कि मद्रास में एक जगह है वहाँ खोला गया था। सन 1989 में बात करें तो एनी बेसेंट जो है इंग्लैंड में इसकी सोसाइटी की सदस्य बनी थी और सन 1893 में भारत आई थी। 1907 में अगर बात करें तो ऑलकॉट की मृत्यु के बाद सन 1907 में जो एनी बेसेंट हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बनी थी। इसके बाद सन 1898 में अगर बात करें तो इन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जिसे सन 1916 में BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना दिया गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनाया गया था। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में कई बार पूछा गया है, इसलिए आपको याद रखना है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1916। किसके प्रयासों से? तो मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से। और पूर्व में इसका नाम क्या था? तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जो कि बनारस में किसने स्थापित किया था? तो श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। इसके बाद इनके बारे में एक पॉइंट और है महत्वपूर्ण, जो है 1916 में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी, वो भी चेन्नई मद्रास में ही की थी इन्होंने। ये भी आपको याद रखना है, होम रूल लीग की स्थापना चेन्नई मद्रास में की थी और इनकी जो होम रूल लीग थी ये पूरे भारत में ही लोकप्रिय हुई थी। और ये ऐसी महिला भी हैं सन 1917 में जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के पद पर सुशोभित की गई थी। तो आपको याद रखना है कि अगर ऐसे कभी प्रश्न पूछा जाए कि कौन सी महिला जो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, तो श्रीमती एनी बेसेंट ही हैं। सन 1917 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी और इन्होंने स्वाधीनता संग्राम में भी अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई थी। ये पॉइंट भी एडवांस पॉइंट है, इसको भी याद रखना है आपको। अब थोड़ी सी एक बात और कि थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है उसने बाल विवाह, जातिवाद और विधवाओं की दशा सुधारने का प्रयास किया था, जातिवाद का विरोध किया था, बाल विवाह का विरोध किया था। तो ये इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट थे, इनको भी आप याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे दलित सुधार आंदोलन के बारे में। तो दलित सुधार आंदोलन क्या है, इनको भी देख लेते हैं। तो देखिए, दलित से ही आप समझते हैं कि दलित होते कौन हैं। ऐसे निम्न जातियों के लोग जिनको समाज में अछूत का दर्जा दिया जाता था, उनको दलित की संज्ञा दी गई थी। तो इन दलित जातियों के सुधार के लिए कुछ ऐसे नेता उभरे थे जिन्होंने स्वयं को समानता के आंदोलनों का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ाया था, यानी कि उन्होंने समानता के सिद्धांत के आधार पर आंदोलनों का नेतृत्व किया था। और कुछ बात करें कि कौन कौन से दलित सुधार आंदोलन हुए थे, तो देखिए इसमें एक तो सत्यशोधक समाज पढ़ेंगे हम, दूसरा है आत्मसम्मान आंदोलन, तीसरा है वैकोम सत्याग्रह। कुछ प्रमुख हैं ये, और भी हैं, उनको हम देखिए। इसके बाद मैं अगली जो वीडियो लेके आऊँगी वो मैं छोटी ही वीडियो
छोटी सी बनाऊंगी, शायद 7 या 8 मिनट की होगी, जिसमें मैं इन सबको जो कुछ पॉइंट छूट रहे हैं इसके अलावा भी, और परीक्षा में जहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं तो उनको या तो मूल्यांकन के रूप में मतलब जैसे पूछे जाते हैं तो उस तरीके से इनको मतलब शॉर्ट शॉर्ट में सामने सामने ही लिख दूंगी, ताकि आप इसको देखकर अगर पेपर में प्रश्न आए तो सही से टिक कर पाए। इसके बाद अगली वीडियो जो होगी वो होगी ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, तो हम देख ले रहे हैं, लेकिन इसके पश्चात इनको दूर करने के लिए क्या क्या जो समाज में बुराइयां थी और उनको दूर करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए भारतीयों की तरफ से और ब्रिटिशर्स की तरफ से, उनको हम अगली वीडियो में भी कवर कर लेंगे। इस प्रकार हम सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित संपूर्ण वीडियो को जो है कवर कर लेंगे। तो देख लेते हैं जरा सत्यशोधक समाज क्या है। तो सत्यशोधक समाज की अगर बात करें तो 1873 में बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी सत्यशोधक समाज की, जिसका उद्देश्य क्या था, तो समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको सामाजिक न्याय दिलाना, ये इसका उद्देश्य था। और देखिए ज्योतिबा फुले ने एक पुस्तक लिखी थी गुलामगिरी, जो कि पेपर में कई बार पूछी गई है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो ज्योतिबा राव फुले हैं। ज्योतिबा फुले का पूरा नाम अगर बात करें तो ज्योतिबा राव गोविंदराव फुले है। और इन्होंने अपनी गुलामगिरी पुस्तक में क्या बताया था कि उन्होंने कहा था कि जो निम्न जातियाँ हैं उनको पाखंडी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी जो धर्म ग्रंथ हैं उन्होंने इससे सुरक्षा दिलाने की आवश्यकता पर जोर दिया था इस पुस्तक में। तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, याद रखनी है आपको ये। इसके अलावा भी कुछ एक दो महत्वपूर्ण बात है, जैसे कि इन्होंने सभी वर्णों के अनाथालय की स्थापना करवाई थी, स्त्रियों की शिक्षा के लिए अनेक पाठशालाएं खुलवाई थी, और समाज में जाति प्रथा के ये पूर्ण उन्मूलन के पक्षधर थे, सामाजिक आर्थिक समानता के पक्षधर थे। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे जो कि कमजोर वर्गों के हितों के अनदेखी जो करते थे, तो उनकी इन्होंने खूब आलोचना भी की है। उनके सामाजिक कार्यों की वजह से ही इनको जो है ज्योतिबा फुले को क्या महात्मा कहा जाता है, महात्मा ज्योतिबा फुले। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इनकी जो है पुण्यतिथि कब मनाई जाती है। इसके बाद बात करेंगे आत्मसम्मान आंदोलन की। तो क्या आप बता सकते हैं मैंने आत्मसम्मान आंदोलन के बारे में आपको कब बताया है? देखिए हमने जो जनजातीय आंदोलन कवर किए थे, हमने उसमें आपको आत्मसम्मान जस्टिस और आत्मसम्मान दो आंदोलन पढ़ाए थे, और दोनों में ही क्या बताया था कि जो ब्राह्मण जो है वर्चस्व दिखाते थे, तो उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन में जो इसके प्रणेता रहे हैं ईवी रामास्वामी नायकर। इससे देखिए कई बार प्रश्न पूछे गए पेपर में, इस वर्ष भी इससे प्रश्न बनाता है यूपीपीसीएस में रामास्वामी नायकर को लेके कि इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, इस तरीके से प्रश्न बना था। तो ये भी सत्य बात थी कि इन्होंने असहयोग आंदोलन में जो भाग लिया था, और इन्होंने सन 1920 में एक आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। इसमें क्या बताया था उन्होंने कि जो ब्राह्मण थे वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे, तो उन्होंने ब्राह्मणों को सर्वोच्चता को ही चुनौती दी थी और लोगों से ब्राह्मणवाद का विरोध करने के लिए आगे बढ़ने को कहा था। यही आत्मसम्मान आंदोलन था, यानी कि अपने सम्मान के लिए लड़िए। वे सामाजिक समानता के पक्षधर थे और उन्होंने अस्पृश्यता जैसे अन्याय के विरुद्ध अभियान चलाया था। देखिए तमिल भाषा में ग्रामर की रचना की गई थी, किसके द्वारा? ये ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा। इनको एक नाम इनका और है, ये और ज़रा देख लीजिए कि इनका एक नाम और है जिसको इनको कहते हैं पेरियार। कभी कभी नायकर ना लिख के ये पेरियार शब्द लिखा आ जाता है, तो इनको पेरियार भी कहा जाता है। तो पेरियार द्वारा तमिल भाषा में एक रामायण की रचना की गई थी जिसको सच्ची रामायण कहा गया है। तो इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो कि इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद अगला देखते हैं हम वैकोम सत्याग्रह, जो कि नारायण गुरु के नेतृत्व में केरल में चलाया गया था। एक प्रकार का गांधीवादी आंदोलन था एक तरीके से देखा जाए तो, जो कि केरल में मंदिर प्रवेश को लेकर चलाया गया था, सवर्ण और निम्न वर्ग के बीच। वही मतलब उच्च जाति के लोग और निम्न जाति के बीच के लोग। जो केरल में गांव है वैकोम ग्राम, तो वहाँ पे मंदिर प्रवेश को लेकर सबसे पहले ये आंदोलन हुआ था। श्री नारायण गुरु जो लिखा है, तो ये इन्होंने श्री नारायण धर्म परिपालन योगक्षेम संगठन की जो है एक स्थापना की थी उन्होंने, जिसमें कहा था कि निम्न जातियों को भी मंदिर में प्रवेश दिया जाए। इस तरीके से उन्होंने समर्थन किया था। और ये आंदोलन कब चलाया गया? तो देखिए 19वीं सदी के अंत में इसके बारे में बात की गई थी। अब केरल में जो नारायण गुरु थे और साथ में इनके साथ और भी थे, जैसे कि एन कुमारन थे इसमें देखिए,
और एक थे टी.के. माधवन। इन्होंने, ये कुछ बुद्धिजीवी लोग थे जिन्होंने क्या है कि छुआछूत के विरुद्ध जो है आवाज़ उठाई थी। मार्च 1925 की अगर बात करें तो गांधी जी की मध्यस्थता में, यानी कि गांधी आए थे वहाँ गांधी जी, और उन्होंने जो है मध्यस्थता की थी त्रावणकोर की महारानी से मंदिर में प्रवेश करके आंदोलनकारियों से समझौता कराया था। तो ये वैकोम सत्याग्रह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, इनको भी याद रखना है। गांधी जी कब पहुँचे थे इसमें वैकोम सत्याग्रह में? तो 1925 में पहुँचे थे, और उन्होंने त्रावणकोर की महारानी से जो है बात की थी। समझौता क्यों किया? कि जो मंदिर में प्रवेश करने के लिए जो आंदोलनकारी हैं उनको भी मंदिर में प्रवेश दिया जाए। तो और किसके बीच था? तो सवर्ण और निम्न वर्ग के बीच था। याद रखना है वैकोम सत्याग्रह क्यों है। एक ही बात की लड़ाई होती थी हमेशा। उच्च जाति जो है निम्न जातियों को कुछ भी समर्थन नहीं देते थे उन। अगली बात करेंगे हम, वो है यंग बंगाल आंदोलन। तो देखिए यंग बंगाल से आप समझिए, कभी कभी इसको यंग बंग आंदोलन भी कहा जाता है। बंग यानी कि ये बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। बंगाल के क्षेत्र में हुआ सन 1826 में। और इसकी बात करें तो इस आंदोलन की जो शुरुआत है वो हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा सन 1826 में की गई थी। इनकी जो तुलना है, देखिए डेरोजियो की तुलना सुकरात से भी की जाती है। इन्होंने अपने जो बात की थी, इन्होंने कहा था सत्य के लिए जीना और मरना चाहिए, सभी सद्गुणों को अपनाओ और उसी के अनुसार अपना आचरण करो, ऐसा उन्होंने कहा था। और जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे बंगाल में, उन्होंने तो बंगाल में इनको आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत और अपनी जाति का पिता भी कहा था। इसीलिए डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। इनके बारे में इतनी पॉइंट महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगली बात करेंगे हम अलीगढ़ आंदोलन की। तो देखिए अलीगढ़ आंदोलन जो है ये मुस्लिम सुधार आंदोलन है। कुछ जैसे कि अलीगढ़ आंदोलन हो गया मुस्लिम सुधार आंदोलन में, फिर अहमदी आंदोलन, वहाबी आंदोलन और देवबंद आंदोलन, ये चारों ही मुस्लिम सुधार आंदोलन हैं। अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन जो है ये सर सैयद अहमद खान इसके संस्थापक थे। और इनका उद्देश्य क्या रहा था इसका? तो जो है इस्लामी समाज का आधुनिकीकरण करना। उन्होंने कहा था कि इस्लाम में कुछ जो सामाजिक कुरीतियाँ व्याप्त हो गई, जैसे कि एक पीर मुरीदी प्रथा थी, ऐसे एक दास प्रथा थी। इन्होंने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। और इन्होंने जो मुसलमानों को जो है आधुनिक और पाश्चात्य शिक्षा, जो कि मतलब ब्रिटिशर्स जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लाए थे, ये उससे काफ़ी प्रभावित हुए थे। और इन्होंने मुसलमानों से अपील की आधुनिक और पाश्चात्य शिक्षा को ग्रहण करने की। तो ये पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे, ये बात आपको याद रखनी है। इनके बारे में एक पॉइंट और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इन्होंने जो अपने विचारों का प्रसार किया था, इनकी पत्रिका का नाम पूछा जाता है, मैंने यहाँ पे नोट नहीं कर पाई। इनकी एक पत्रिका है जिसका नाम है तहजीफ उल अखलाक। साफ साफ लिख देती हूँ, तहजीब उफ अखलाक, ये इनकी पत्रिका थी, जिसको सर सैयद अहमद खान थे इस पत्रिका में अपने विचारों को जो प्रचार प्रसार है इसी के माध्यम से किया करते थे। ये प्रारंभ में तो हिंदू मुसलमान एकता के समर्थक थे, और लेकिन बाद में वो हिंदुओं और कांग्रेस के प्रबलतम शत्रु भी बन गए थे। इन्होंने अंग्रेज़ों के प्रति अपनी जो निष्ठा व्यक्त करने के लिए एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम है राजभक्त मुसलमान। बस इतने ही पॉइंट इनके बारे में महत्वपूर्ण हैं। और मैंने ये तो इसका उद्देश्य बता दिया कि अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो इस्लामी समाज का आधुनिकीकरण करना। बस इसकी पत्रिका का नाम बहुत ज़रूरी है, तहजीब उफ अखलाक, जिसमें वो अपने विचारों का प्रचार प्रसार करते थे। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम अहमदी आंदोलन के बारे में। अब ये अहमदी आंदोलन क्या था? तो देखिए अहमदी आंदोलन के बारे में, इसकी स्थापना जो है सन 1889 में मिर्ज़ा ग़ुलाम अली के द्वारा की गई थी। ये बस इतना ही पॉइंट काफ़ी है इनके बारे में।
और एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये भी बता दें, ये भी वही मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का विकास करना चाहते थे, इसीलिए इस आंदोलन को शुरू किया गया था। और इसकी शुरुआत जो है पंजाब के गुरदासपुर ज़िले में एक स्थान है कादियान नामक स्थान। कौन सा स्थान बताया मैंने? कादियान। तो इसीलिए कादियान से इसकी शुरुआत हुई थी। तो कभी कभी इस अहमदी आंदोलन को ही कादियान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ये और इसके बारे में एक महत्वपूर्ण पॉइंट था, बस इतना याद रखिएगा आप। इसके बाद अगला आंदोलन देखते हैं हम, वहाबी आंदोलन। ये वहाबी आंदोलन क्या है? तो देखिए, वहाबी आंदोलन की जो शुरुआत है वो 1820 से 1870 ईस्वी में की गई थी। और इसकी जो स्थापना है, यानी कि इसके जो संस्थापक थे वो अब्दुल वहाब थे, जो कि अरब के रहने वाले थे। और अगर वहीं बात करें भारत में वहाबी आंदोलन के जो समर्थक थे, तो वो थे सैयद अहमद राय बरेलवी। वहाबी आंदोलन, इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? मुस्लिम शक्ति की पुनर्स्थापना को करना। वहाबी आंदोलन के बारे में एक बात कही जाती है कि यह 1857 के विद्रोह की तुलना में संगठित और नियोजित था। तो बस इतना ही काफ़ी है इसके बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे देवबंद आंदोलन के बारे में। देवबंद आंदोलन जो है 1866 में उत्तर प्रदेश में जो सहारनपुर जगह है, वहाँ ज़िला है, उसमें एक स्थान है देवबंद। वहीं पे मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। ये एक पुनर्जागरणवादी आंदोलन था और इसके दो उद्देश्य थे। इन्होंने कहा था मुसलमानों में जो कुरान और हदीस है उसको शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना, और इन्होंने विदेशी शासकों के विरुद्ध जो है जिहाद की भावना को जीवित रखने की बात कही थी। ये भी अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य संस्कृति जो है ये उसका पूर्ण विरोध करते थे। और इस आंदोलन ने एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो सर सैयद अहमद खान थे, जिन्होंने इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन जो है बनाया था, मैंने बता नहीं पाया है। सर सैयद अहमद खान ने इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन के विरुद्ध एक फतवा जारी किया था, तो इस आंदोलन के ने ही जो है जारी किया था। और इस आंदोलन ने जो है कांग्रेस की स्थापना का भी समर्थन किया था। तो ये हो गए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इनसे संबंधित। अब कुछ जैसे कि और पॉइंट जैसे छूट गए हैं, जैसे कि एक हो गया वेद समाज, जो कि इसकी स्थापना जो है धरालू के द्वारा की गई थी, वेद समाज की। मैं सब जो पॉइंट छूट रहे हैं मैं इनको अगली वीडियो में कवर कर लूँगी मैचिंग के रूप में। एक वेद समाज हो गया, इसकी स्थापना धरालू के द्वारा की गई थी। देखिए, एक हो गया सेवा सदन, जिसकी स्थापना महाराष्ट्र में किसके द्वारा की गई थी? BM मालवाड़ी के द्वारा की गई थी। तो ये कुछ पॉइंट और हैं जिनको मैं बचे हुए और साथ ही इनको भी एक वीडियो में मैचिंग के रूप में शॉर्ट में कवर करा दूंगी। इसके बाद अगली वीडियो में जो कि कौन कौन से सामाजिक सुधार आंदोलन हैं जिनके लिए क्या प्रयास किए गए वो हम सब कवर कर लेंगे। तो देखिए, अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो आप उनको भी देख लीजिएगा और अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।